मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे मजे हुए राजनेता हैं जो अगला कदम उनका क्या होगा, क्या करेंगे, इस बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन ठीक उनके उलट हैं उनके बेटे प्रतीक। जो कुछ करते हैं बिंदास तरीके से करते हैं, खुलेआम करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करके उनको फ़क्र है। उन्होंने जब गाड़ी खरीदी तो 5.25 करोड़ की गाड़ी खरीदी और जो जिम बनाया है वो भी वर्ल्ड क्लास है। जिम का उनको बेहद शौक़ है, बेहद दिल के करीब है उनके। खुद भी जिम में लगातार घंटों मेहनत करते हैं, दूसरों को ट्रेन भी करते हैं और वर्ल्ड क्लास जिम की एक चेन बनाने का उनका सपना है। प्रतीक, ये बताइए कि गाड़ी खरीदी आपने तो 5.25 करोड़ की, जो जिम बनाया वो वर्ल्ड क्लास बनाया। आप कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें यहाँ पर हों। जी, बेहतरीन मशीनें हो नहीं, ऑलरेडी हैं। सो नाउ आई हैव, एक तो आपने जो गाड़ी का जिक्र किया, मेरे पास 2 इटालियन चीज़ें हैं अब, जो कि इटालियन डिज़ाइन दुनिया का सबसे ज़्यादा जो फेमस डिज़ाइंस होते हैं वो इटली के माने जाते हैं। तो जो मेरी गाड़ी है वो इटालियन है, और जो ये आप जिम का जो ये ब्रांड देख रहे हैं, जो कंपनी है टेक्नो जिम, ये भी इटालियन है। और इसके जो मशीन्स होते हैं ये वर्ल्ड में सबसे अच्छे माने जाते हैं। और इनफैक्ट जो ओलंपिक्स होते हैं, जो कि 2012 ओलंपिक्स हुआ, जितने भी ओलंपिक्स होते रहते हैं, अब जो ओलंपिक्स होगा रियो ओलंपिक्स जैसे हुआ, तो ओलंपिक्स में भी जो एथलीट्स जो ट्रेन करते हैं वो भी इन्हीं मशीनों पे करते हैं ट्रेन। आप चाहें तो गूगल, आप ओलंपिक एथलीट ट्रेनिंग करके अगर आप गूगल वगैरह पे अगर आप फ़ोटो सर्च करेंगे तो ये मशीनें हैं, आपको यही मशीनें सारी खुल के आएंगी। तो मैं जब लीड्स में जब मैं एक्सरसाइज किया करता था, जब मैं पहली बार गया था यूके, तो मैंने वहाँ पे इसको देखा था और वहाँ से मैं इतना प्रभावित हुआ। मैंने कहा कि जिम भी अगर मैं खोलूँगा, कभी जिम खोलूँगा तो उसके अंदर यही इक्विपमेंट रखूँगा, जो कि वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट इक्विपमेंट है। नेताजी ने उद्घाटन किया था इस जिम का। जी, नेताजी ने किया था। और जो हमारे देश के जो एक रेसलर सुशील कुमार जी, जो कि 2012 में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रेसलिंग में, उन्होंने 2 लोगों ने। गाड़ी भी आपकी इटली की, मशीनें भी इटली की। इटली से कुछ खास प्यार है क्योंकि इटली का आप राजनेता के बेटे हैं, इटली का जिक्र आते ही आपको पता है कि बात कहाँ पहुँच जाती है। नहीं, बात कहीं भी पहुँचे, मैं तो केवल मशीनों के और गाड़ी के तात्पर्य में बात कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि जो भाई आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, अगर किसी देश की कोई चीज़ अच्छी है तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। एक बात और आपके बारे में, ये आपके बारे में और अपर्णा के बारे में दोनों कही जाती है कि आप लोग इस बात को छिपाते नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी आपको पसंद हैं। अब बाकायदा उन्होंने भी तारीफ़ की, आपने भी तारीफ़ की, आपने सेल्फी खिंचाई उनके साथ और कहते हैं कि आपको नरेंद्र मोदी पसंद है। जी, मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश की जो कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके प्रधानमंत्री हैं। 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, उसके प्रधानमंत्री है। और हम लोग के मन में उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे देश का चेहरा हैं। किसी भी देश में जाते हैं तो भाई भाजपा जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसकी विचारधारा अलग हो सकती है। समाजवादी पार्टी जो कि पूरे परिवार के जन हैं जिससे कि वो बिलोंग करते हैं, पार्टियों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरे ख्याल से अगर एक अच्छा संबंध बना रहे तो वो अच्छी बात है। और क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो हमारे सबके जितने भी लोग हैं, मैं ये मानता हूँ हम सभी की वो प्रधानमंत्री है और हमको उनका सम्मान एज अ प्राइम मिनिस्टर करना चाहिए। आपको कभी नेताजी ने कहा नहीं कि हमारी पूरी पॉलिटिक्स बीजेपी के खिलाफ है, तारीफ़ करना बंद करो? नहीं, नेताजी खुद ही कहते हैं कि भाई उन्होंने बहुत मेहनत करी है। प्रधानमंत्री साहब जो हैं, उन्होंने, मोदी साहब ने बहुत मेहनत करी है। और वो जो चाय बेचा करते थे और चाय की दुकान पे उनके पिताजी भी चाय की दुकान पे ही थे। और अभी कुछ दिन पहले ही जिक्र चल रहा था, तो मेरे ख्याल से नेताजी भी जानते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत संघर्ष किया है। 10 वर्ष तक वो समाज से विलुप्त थे, कहीं और गए हुए थे। हिमालय पे बताया जाता है, हिमाचल कहीं बताया जाता है कि वो कहीं चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और बहुत उन्होंने सैक्रिफाइस भी किया है जो वो हैं आज उसके लिए। और बहुत मेहनत करके वो यहाँ पे हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग को मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक, आज आप हमसे बात कर रहे हैं, हम 2 चीज़ें जानना चाहेंगे। पहली बात ये कि जिस दिन नेताजी ने अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला उस दिन घर में क्या हुआ, आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? दरअसल 30 दिसंबर की बात है ये। 30 दिसंबर और 31 दिसंबर मेरी मुलाकात नेताजी से नहीं हुई। पहली तारीख को जब ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया था, जो कि अखिलेश भैया ने बुलाया हुआ था, उस दिन रात में जब मैं गया, क्योंकि उस दिन की भी बहुत बड़ी खबर थी ये, क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया बन गए थे, तो मुझे लगा कि नेताजी बड़े आहत हुए होंगे इस बात से और बहुत दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे। तो जब मैं रात में गया उनसे मिलने, तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास, तो वो
बहुत मज़े में बैठे हुए थे और मैंने पूछा कि आपको ख़राब नहीं लगा, तो कहते कि नहीं, ये तो राजनीतिक उतार चढ़ाव चलता रहता है और इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, और आज ये है कल कुछ और होगा। और मुझे अच्छे से याद है मक्के की रोटी खा रहे थे वो, मक्के की रोटी और अरहर की दाल खा रहे थे, और वो क्योंकि काफ़ी हंसमुख है नेताजी, जब घर पे हैं तो काफ़ी हंसमुख है, काफ़ी जोक सुनाए। इतना कुछ होने के बाद भी जी जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको। और अपने ज़माने के किस्से सुनाया करते हैं और क्या क्या कहानियाँ हुआ करती थी उस ज़माने में, और किस तरह से लोग क्या किया करते थे, राजनीति किस तरह से चला करती थी, और उसी में वो कुछ ना कुछ व्यंग डाल देते हैं, कुछ ना कुछ हंसी की बात निकाल लेते हैं, और वही अपना कुछ बताने लगे वो किस्सा और फिर हंसने लगे काफ़ी ज़ोर से। तो मैंने कहा कि आपको टेंशन नहीं है क्या इस बात की कि आज जो हुआ है? तो कहते हैं कि नहीं, टेंशन तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और राजनीतिक जीवन, राजनीतिक करियर बहुत बड़ा होता है और उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, और पूरा विश्वास है कि सारी चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी, प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने मुझे एक सीख ये दी कि प्रयास जहाँ पे लगातार जारी रहेंगे वहाँ पे चीज़ें सही हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। और आप यदि देखिए कि समाजवादी पार्टी फिर से संगठित है, और इस समय में, आज के समय में जो कि गठबंधन हो गया है, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी बहुत लंबे मार्जिन से। आप पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन आप इस बात से दुखी हुए जिस दिन ये हुआ कि राष्ट्रीय अधिवेशन बुला करके नेताजी को बना दिया गया संरक्षक, अखिलेश यादव बने, या आपने अखिलेश यादव जब मिले तो आपने उनको बधाई दी? नहीं, बधाई, मैं तो किसी से मुलाकात मेरी हो नहीं पाई, जैसे कि मैंने बताया नेताजी से केवल मैं रात में मिला था। और बाद जब अखिलेश मिले तो क्या क्या आमना सामना हुआ, क्या बात हुई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आप मिले? जब मैं पहली बार मिला तो बैडमिंटन कोर्ट है हमारे घर पे, तो वहाँ पे मुलाकात हुई, और हम लोग, क्योंकि बैडमिंटन से ही ज़्यादा राजनीति की बात मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, मैंने उनको बधाई दी कि भाई आपने जो किया है मुझे पता है पार्टी के हित में किया है, और जो आपकी जो सोच है उससे ज़रूर एक बार फिर से सरकार बनेगी। और मैं ये जानता हूँ कि आपका सम्मान, मतलब मैंने इस तरह से डायरेक्टली तो नहीं बोला, इनडायरेक्टली इस तरीके से बोला कि भाई नेताजी का सम्मान जितना हम करते हैं उतना आप भी करते हैं। बस ये है कि पार्टी के लिए आपको ये लगता है ये उचित था, और आपने जो किया वो एक जिम्मेदारी, एक दायित्व समझ के किया है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किया है कि भाई सरकार बनाने के लिए जो ये डिसीजन आप ले रहे हैं इससे सरकार ज़रूर बनेगी। क्या आपको ये जो पूरा ये जब हो रहा था, लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत तरह से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि घर के भीतर ये होता होगा, ये इससे बात करती होगी, घर के भीतर क्या माहौल रहता है? क्या आप लोग साथ में नाश्ता करते हैं सुबह, या खाना खाते हैं, या डिनर करते हैं इस पूरे दौरान? देखिए, इस दौरान तो क्योंकि इलेक्शन का समय आ गया है फिर से, और सब लोग बहुत ही व्यस्त हैं। अखिलेश भैया अपने क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी व्यस्तता का तो लेवल ही अलग है। भाभी बहुत व्यस्त हैं, अपर्णा बहुत व्यस्त हैं, नेताजी बहुत व्यस्त हैं। अभी व्यस्तता से पहले जब चीज़ें इतनी ज़्यादा व्यस्त नहीं थी, तो एक हम लोग का एक बैडमिंटन कोर्ट है, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज की मशीनें भी हैं, और वहाँ पे स्ट्रेचिंग वगैरह भी करते हैं, और बच्चे भी हैं, जैसे अखिलेश भैया के बच्चे हैं, मेरी बेटी है, तो वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी हैं, तो एक गेट टुगेदर पॉइंट है वो वहाँ पे। तो हम लोग सभी लोग वहाँ पे मिला करते थे, बातें हुआ करती थी, गेम हुआ करते थे, और एक गेट टुगेदर पॉइंट वहीं पे हम लोग का काफ़ी 1-1.5 घंटा अच्छे से बीतता था। आप पॉलिटिक्स से दूर हैं, लेकिन ये तो ज़रूर चाहते होंगे कि समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बने। आपको लगता है कि जो सब कुछ घमासान हुआ घर के, इससे नुकसान हुआ पूरे मेरे ख्याल से घमासान जो हुआ है, इससे कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हुई हैं। कभी भी एक डिबेट होता है तो डिबेट के अंदर घमासान ज़रूर होता है, आप कभी भी कोई भी अच्छा डिबेट देखेंगे लेकिन अंत में क्या होता है कि एक कंक्लूजन निकलता है, क्लियर पिक्चर निकलती है, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर जिसको कह सकते हैं। और वो क्लैरिटी जो होती है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। किसी भी डिबेट के बाद में एक कंक्लूजन निकलना बहुत ज़रूरी है, और जो कंक्लूजन निकल के आया है, और ये जो गठबंधन हुआ है, मेरे ख्याल से समाजवादी और कांग्रेस को मिल के 250 से 300 के बीच में कहीं सीटें आएंगी और फिर से सरकार बनेगी। पहले कहा जाता था कि 4.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, अब आपको लगता है कि अगर जब मुख्यमंत्री फिर से बनते हैं अखिलेश यादव जीत के, तो सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री हो? पहले भी एक ही मुख्यमंत्री थे और अभी भी एक ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन आपको ये बात पता है कि कहा जाता था ऐसा? कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, और जो कि मैं जो हम लोग का इंटरव्यू शुरू हुआ था वो लोगों की बात से ही शुरू हुआ था कि लोग क्या क्या कहते हैं। तो कहने वालों का मुंह कभी बंद होगा नहीं, और कहने वाले हमेशा बने रहेंगे। लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपना काम करते रहिए। आखिरी सवाल प्रतीक, मैं ये जानना चाहूँगा, आप राजनीति से दूर हैं, बार बार आप इस बात को जोर देते हैं, लेकिन क्या अगर आपको अखिलेश जी ने ये रिक्वेस्ट की कि किसी एक सभा में आप उनके साथ जाकर मंच शेयर करें, लोगों से अपील करें कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, तो ये रिक्वेस्ट आप मानेंगे? हाँ, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। धन्यवाद। ये थे प्रतीक यादव, बड़ी बेबाकी से उन्होंने बात की, और